नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुक्रवार का सत्र भारतीय बाजारों के लिए एक और रिस्पाइट भरा सत्र आप कह सकते हैं, जबकि एक तेज बिकवाली जो पिछले मतलब हफ्ते की शुरुआत में हमने देखी, वहां से मार्केट ने कमबैक किया और कमबैक के बाद आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है बढ़िया तेजी के साथ। और बड़े इवेंट से पहले, यानी कि आप कह लिए कि बजट से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे के दिन भारतीय बाजार बिल्कुल कमबैक मोड में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब करीब 700 अंकों की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी करीब करीब 240 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 286 अंक ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। और एडवांस क्लाइंट के लिहाज से देखें 1950 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए और 510 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 4 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज कमान संभाली है एनर्जी इंडेक्स ने 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए, साथ साथ रियल्टी लगातार दूसरा दिन 2% ऊपर, और उसके अलावा ऑटो इंडेक्स भी करीब करीब 2% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, सो ध्यान संभल के ही काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ सकती है आने वाले समय में। अब वोलेटिलिटी कैसी रहेगी, क्या मान रहे हैं जानकार, क्या उम्मीदें लगा के चला जाए बाजार से, सब पर बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण मंत्री सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। अरुण सर से हम बातचीत करेंगे उनकी पिक्स को लेकर, अरुण सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार आज है तो बढ़िया पॉइंट है, लेकिन सामने एक बड़े इवेंट्स भी खड़े हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, ट्रम्प साहब टैरिफ लगाने वाले हैं, साथ साथ आरबीआई की एमपीसी है, बहुत कुछ है अगले पूरे हफ्ते में। सो इन सब चीज़ों के बीच में मार्केट्स में आज तो तेजी आई है, कैसे इस्तेमाल करें इसका, कैसे देखें इंडेक्स को? देखिए, गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, डेफिनेटली मार्केट ने काफी अच्छा कमबैक किया है, और जो भी लोअर लो का फॉर्मेशन था, अगर प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप बजट वगैरह सब न्यूज हटा दें, सिर्फ लोअर सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं, तो आज एक रिवर्सल के परफेक्ट संकेत है। क्योंकि 23,400 हम काफी दिनों से बात कर रहे थे कि 23,400 का लेवल नहीं निकल रहा है, पर अब वो निकलता हुआ नजर आया, और 23,500 से 23,550 वहां तक मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक काफी अच्छा रिवर्सल है, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और बैंक निफ्टी में तो अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो डबल बॉटम ब्रेकआउट भी आज देखने को मिला है, जो कि प्योर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इसका एक 500 से 800 पॉइंट का और ऊपर टारगेट आता है। तो दोनों ही इंडाइसेस टेक्निकली बुलिश है। पर जैसा कि आपने कहा, कल बजट आना है, ट्रम्प के टैरिफ्स का ऐलान होना है शाम में, फिर बाद में ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे भी आपको आता हुआ नजर आए। तो ये सभी इवेंट्स हैं, और सभी इवेंट्स के आगे मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेटेजी एक ही होनी चाहिए, जिनकी भी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं या जो भी आज या कल के लिए ट्रेड कर रहे हैं, कल 11 बजे के पहले, बजट स्पीच से पहले पोजीशंस को हल्का करें। इन्वेस्टमेंट पोजीशंस में कोई दिक्कत नहीं है, पर खासकर जो पोजीशंस एफ एंड ओ में है, निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, उनकी पोजीशंस को या तो हल्का कर लें या हेज करके जाएं, ताकि जो भी आपने अगर गेन्स बनाए नीचे की तरफ से, वो थोड़े प्रोटेक्टेड रहे। तो मुझे लग रहा है तो तेजी थोड़ी और बनी रह सकती है। हो सकता है कल भी सुबह आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। उस तेजी को इस्तेमाल करें पोजीशंस को हल्का करने में। जैसे ही बजट खत्म हो जाता है, बजट के आउटकम के बाद वापस रिपोजिशन जरूर बनाएंगे। तो पहली चीज, निफ्टी के लेवल्स आपको बताए गए हैं, आपको करना क्या है ये भी बताया गया है। अगर आप पोजीशंस लेकर बैठे हैं तो या तो अपनी पोजीशन को आप कल सुबह बजट स्पीच से पहले तक खाली कर दीजिए, या नेकेड पोजीशन लेकर मत बैठिए। नेकेड पोजीशन मतलब कि आप हेज करके रखिए, कोई ना कोई कॉन्ट्रा पोजीशन उसके सामने खड़ी रखिएगा। दूसरा, ये ट्रेडर्स के लिए ऑब्वियसली, लेकिन अगर बजट में आपका जो आउटकम है वो क्लियर हो जाए, एक स्थिति साफ हो जाए, बादल छट जाए, उसके बाद आप दोबारा अपनी नई पोजीशन बनाते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये अरुण सर मान रहे हैं। अरुण सर, निफ्टी बैंक को लेकर आउटलुक क्या है, क्योंकि आज ड्राइविंग सीट पर निफ्टी बैंक भी है, सो यहाँ क्या किया जाए? मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा बन सकता है। 49,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्योंकि ये एक्सपायरी का स्टार्ट है, जो यूजुअली आपको निफ्टी की एक्सपायरी 6 फरवरी का, उसका स्टार्ट है। अगर निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम बनता है तो बैंक निफ्टी में भी उसका रुझान देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 49,800 तक एक बार बैंक निफ्टी में एक्सटेंड हो सकती है रैली, चाहे वो आज होती भी नजर आए या हो सकता है कल सुबह हो। तो एक बार का वहां पे पोजीशन थोड़ा हल्का करना चाहिए। एटलीस्ट जो भी पोजीशंस आपकी ऑप्शंस वगैरह में है, तो थोड़ा हल्का करके चल सकते हैं। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर सुमित जी, ये मानना पड़ेगा, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब थोड़े बुलिश टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है आपको अगर नीचे भी मिलता है नीचे रिएक्शन कल, तो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अगर नीचे मिलता है तो बाइंग देखने को मिल सकती है, आप इसलिए इसे आज से भी नज़र रखिएगा।
और एक अच्छे बुलिश स्टांस की तरफ ये अब स्लोली एंड स्टेडली कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो इनको भी आप अदरवाइज देख सकते हैं। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी को संभाल कौन रहा है, मिड कैप में कहां पाएंगे, कहां बिकवाली देखने को मिल रही है। तो पहले इंडेक्स के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले तो टाटा कंज्यूमर, नंबर्स के बाद आज तेजी में है। नेस्ले हरे निशान में है। बीईएल, नेस्ले के नंबर्स आज वेटिंग है, अवेटेड है। बीईएल और ट्रेंट यहां पर कुछ हद तक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी में जो थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है वो आईटीसी होटल का है। ऑब्वियसली नया एंट्रेंट है निफ्टी के अंदर और जल्दी बाहर भी हो जाएगा। भारतीय एयरटेल, भारतीय अफ्रीका के नंबर आया, उसका एक इंपैक्ट है। आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली है। बजाज फिनसर्व में प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कल की एक अच्छी तेजी के बाद। इसके बाद आज मिड कैप में चलने वाले शेयरों में कल्याण ज्वेलर्स, नंबर्स आए, नंबर्स में मार्जिन का हिट था लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक थे, तो पुल बैक यहां पर देखने को मिला। आरवीएनएल में खरीदारी है, आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी है, पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज मिड कैप में सबसे ज्यादा प्रेशर है केपीआईटी टेक में, मैनकाइंड फार्मा में, औरबिंदो फार्मा में और वोल्टास में, जहां पर यहाँ बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी और बिकवाली है उसमें जुपिटर वैगन आज खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। इरकॉन यहाँ पे खरीदारी है। नवीन फ्लोरिन और बीईएमएल यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली कल बजट है, उससे ठीक पहले ये सब सेक्टर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज स्मॉल कैप के टूटने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम जहां पर शुमार है उसमें रेडिंगटन, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस, डॉक्टर लाल पैथ लैब और मनापुरम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो थोड़ा इंपैक्ट यहाँ पर बना हुआ है। कुछ शेयरों की अगर चर्चा की जाए इसमें से तो एफ&ओ साइड पर कल्याण ज्वेलर्स, नवीन फ्लोरिन, साइंट और नेस्ले जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड पे अगर कुछ शेयरों को देखें तो जेएसपीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, केपीआईटी टेक और सन टीवी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अरुण सर जरा साइंट के ऊपर एक बार नजर डालना, ये एक तरफा पहले टूटा, लोअर लेवल पे प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग आई, करीब करीब 10 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने खरीदे और शेयर वापस थोड़ा संभलता हुआ दिखाई पड़ा। अभी क्या किया जाए? तो मुझे उछाल पे एग्जिट करना है क्योंकि रिजल्ट के बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला और 1560 के आसपास का ब्रेकडाउन है। तो अभी भी 100 रुपए दूर है, हो सकता है 50-60 रुपए का मोमेंटम और बने, तो यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। 1500 से 1550 इसके बीच में मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक रिवर्स होगा, 1550 तक जा सकता है। तो 1550 के आसपास आता है, वहां पे एक बार का पोजिशन को हल्के करना है। अगर किसी ने नीचे बाई किया है या ऊपर भी किसी की पोजिशन अटकी है तो मुझे लग रहा है 1550 के ऊपर स्टॉक नहीं सस्टेन होगा, वहां से वापस गिरावट आ सकती है। तो उसी के आसपास आता है तो एक बार की पोजीशन से निकल जाना चाहिए। 1550 के इर्द गिर्द कहीं स्टॉक आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये आपको एक राय अरुण सर की तरफ से आते हुए दिख रही है। ओके, अब शुरुआत करेंगे हम सवाल जो आपके सिलसिले की। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अरुण सर से बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी पोर्टफोलियो में आपका कोई स्टॉप लॉस टारगेट आप पूछना चाह रहे हैं, तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप 9311211874 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com पर, जहां पर आप सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक लाइव रह सकते हैं और वहां पर भी सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अरुण सर आपके सवालों के जवाब देंगे। बातचीत करने के लिए पहला सवाल जो आया है वो है सुनीता पांडे जी का। इनके पास आईआरबी इंफ्रा के शेयर हैं, 61 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है ये, और उसमें एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। क्या एवरेज करना चाहिए अरुण सर, और अगर करना चाहिए तो कहाँ? तो मुझे डेफिनेटली कर सकते हैं। एक तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा मोमेंटम अच्छा स्टॉक में वापस बन रहा है, पर एक ही चीज है, क्योंकि इवेंट है और कल के बाद थोड़ा मार्केट की डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है एक दिन का और वेट कर लें। और एवरेजिंग के लिए बेस्ट जो प्राइस है 55 से 54 54 के आसपास है। आज भी ये 6% ऊपर है। कुछ न्यूज है, एग्जैक्टली मैं न्यूज को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने सुबह एक पॉजिटिव न्यूज जरूर पढ़ी थी स्टॉक में। तो अगर 54 के आसपास मिलता है या फिर वापस 58 के ऊपर निकल जाता है किसी भी वजह से, तो एवरेज करें। ये स्टॉक का टारगेट 63 से 64 के आसपास करें। तो 64 से 63 के लेवल्स जो हैं उनको आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। ये आपको एक यहाँ पर रणनीति बताई गई है। और बाकी आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स भी आज, सो उस पार्ट को जो अभी अरुण सर कह रहे हैं खबरें क्या हैं, वो खबर में नंबर है इसके आज, तो उस नंबर को भी आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब बातचीत कर एक सवाल आया है सुल्तान अली साहब का। इनके पास इरकॉन 270 में 400 शेयर हैं, करना क्या चाहिए? और ये अरुण सर आज वैसे भी रेलवेज बजिंग है, डिफेंस बजिंग है, हम खड़े भी बजट पर हैं, जहां कुछ अनाउंसमेंट आता है तो शायद इनमें मूवमेंट रहे। आप क्या राय रखते हो? अगेन सुमित जी, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि कल बड़ा इवेंट है। रेलवे स्टॉक यूजुअली बजट के आसपास काफी अच्छा मोमेंटम दिखाते हैं और वही चीज देखने को मिल रही है। वैसे टेक्निकली बेटर है अगर आप ओवरऑल मिड कैप स्टॉक्स को देखें
तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वैसे इसका जो ब्रेकआउट है 230 के ऊपर नजर आएगा, अभी भी 13 रुपए दूर है, तो होल्ड करें स्टॉक को। स्टॉक में अभी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में 205 का एक लेवल जरूर ध्यान रखें। 205 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, अगर वो होल्ड करता है तो वेल एंड गुड है। तो 205 का स्टॉप जरूर मेंटेन करें। 230 के ऊपर निकलता है तो एवरेज भी करें, तो मुझे लग रहा है अच्छी एवरेजिंग प्राइस हो जाएगी और 260 265 तक फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये तीन चीज का ये ध्यान जरूर रखें। एक तो 205 का स्टॉप लॉस लगा लें, और 230 के ऊपर निकलता है तो एवरेज करें, टारगेट 265 के आसपास करें। 265 के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने तो रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कल एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट में शायद अनाउंसमेंट आ जाए इस सेक्टर को लेकर भी, या कुछ भी डेवलपमेंट्स आते हैं तो इस पर इंपैक्ट आएगा। सो उस पार्ट को भी जरूर ध्यान रखिएगा। सुहासिनी जी का एक सवाल आया है, इनके पास एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर हैं, बाइंग प्राइस 800 रुपये के दाम पर है और ये एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। छोटी अवधि का इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए अरुण सर? मुझे अभी तो एवरेज करने की सलाह नहीं है। स्टॉक एक ब्रेकडाउन दे चुका है ऑलमोस्ट 750 के नीचे। जब तक ये ट्रेड कर रहा है ये बेरिश जोन में रहेगा। तो अभी तो 700 के आसपास है, मार्केट में रिकवरी है, तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो 750 760 आता है तो एक बार जरूर रिव्यू करेंगे कि वहां पे एग्जिट करना है या फिर आपको होल्ड करना है। तो फिलहाल के लिए एवरेजिंग की सलाह नहीं है, स्टार्ट वीक है। 750 तक एक बाउंस आ सकता है, उसी के आसपास आएगा तो एक बार वापस रिव्यू करेंगे। तो यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे आए तो आप एक बार दोबारा रिव्यू करिएगा। लेकिन अगेन दो इवेंट सबसे बड़े हैं इस समय के, पहला आप अर्निंग उस इंडिविजुअल कंपनी की और दूसरा बजट, तो इन दोनों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ही फैसला लीजिएगा। फौजी जी के एक हैंडल से सवाल आया है, ये टाटा टेक्नोलॉजी को और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक बड़ा वर्स्ट फेज देख कर आया है, सो क्या करना चाहिए अरुण सर? जी अगेन वैसे तो अपने लिस्टिंग प्राइस के काफी नीचे आ चुका है। जहां लिस्ट हुआ है फिर भी इशू प्राइस से तो अभी ऊपर है, पर जहां लिस्ट हुआ था उससे काफी नीचे है। अगेन ये वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑटो सेक्टर को डील करती है, जैसा कि आप आपने हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। तो वैसे टेक्निकली वीक है, इसलिए अभी एवरेजिंग की सलाह नहीं है। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं, 1.5-2 साल का व्यू है तो डेफिनेटली बाई करें। शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने का व्यू है तो अभी एवरेज ना करें। अगर मिनिमम व्यू 2 साल का है तो इसको बाई करके चल सकते हैं। तो अगर 2 साल का आपका व्यू है तो आप बाय करें, लेकिन वो भी बहुत ही स्टैगर वे में, आराम आराम से, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि भागा चला जा रहा है। लेकिन अगर नज़रिया छोटी अवधि का है तो टेक्निकली वीक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आईपीओ नहीं, विनीता जी का एक सवाल है, इनके पास शैले होटल है, करीब करीब 993 के दाम पर खरीदारी है इनकी, और करना क्या चाहिए इसमें? अभी जी होल्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, अभी भी आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस 740 के आसपास है, पर मल्टीपल वीकली लोस के आसपास आ चुका है। और एक कैंडल अगर वीकली देखते हैं तो इसकी वीकली कैंडल काफी अच्छी बन रही है। हो सकता है यहाँ से 840 850 तक रिवर्सल आता हुआ नजर आए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाए 740 का, क्योंकि इवेंट्स है। 740 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 850 से 880 वहां पे आएगा तो एक बार की पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट वीक है। पर एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है 850 के आसपास, उस बाउंस में आता है तो स्टॉक से निकल जाए। तो बाउंस मिलता है तो उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं मुंबई से। प्रभाकर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार प्रभाकर जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार। मेरे पास सर ठीक है, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है 3803 के भाव से 6-7 महीना हुआ है। ओके, अभी प्राइस आने का इंतजार करता हूँ। तो आपका नजरिया वैसे क्या था प्रभाकर जी, कितना समय आप दे सकते हैं? सर लेके तो 6-7 महीना हुआ है। अभी क्या मेरा लॉस आने तक मैं वेट करूंगा, ऐसा कहाँ तक आएगा प्राइस? नहीं तो अगर मान लीजिए प्रभाकर जी आपको 2-4 महीने में 3800 रुपए का दाम मिल जाता है तो आप निकल जाएंगे? निकल जाएगा। और जो प्रॉफिट के लिए आपने इन्वेस्ट किया उसका क्या? उसका क्या, हम क्या करेंगे, कितना टाइम तो वेस्ट हो गया ना उसमें। नहीं प्रभाकर जी देखिए, कंपनी दूसरे में जी, तो प्रभाकर जी वैसे कंपनी अच्छी है और सबसे बड़ी कंपनी है ज्वेलरी स्पेस की, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्वालिटी को लेकर। अब रही बात प्राइस को लेकर, उस पर राय आपको अरुण सर दे देंगे। अरुण सर, टाइटन इन्होंने खरीद रखा है 3800 रुपए के दाम पे, मोटा मोटा करीब 500 शेयर है, 3500 रुपए चल रहा है, अभी 300 रुपए पर शेयर है, घाटा है। करना क्या चाहिए इन्हें? इनका दाम आएगा या प्रॉफिट आएगा कुछ? देखिए सुमित जी, एक तो चीज है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि आपका प्राइस आते हैं आप निकल जाएंगे, क्योंकि वैसा यूजुअली करना नहीं चाहिए। क्योंकि सपोज आपने 1 साल के लिए बाई किया है, उसका अगर आप 12% भी इंटरेस्ट लगाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका एटलीस्ट 12% या एटलीस्ट 9 से 10% तो उसका आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो जरूर आपको लेना चाहिए जब भी आप स्टॉक से निकले।
और टाइटन जैसे स्टॉक में से वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो रिकवर होगा ही। तो जिस हिसाब से चार्ट है, ओवरऑल फंडामेंटल्स है, तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है। तो सलाह ये रहेगी, होल्ड करें, अगर और एवरेज करना चाहें या थोड़ा बहुत भी ले सकते हैं 100-200 शेयर, तो इस लेवल पे भी थोड़ा थोड़ा लेके रखें, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ऊपर है, ओवरऑल सेक्टर भी काफी अच्छे लाइमलाइट में है। कल एक दिक्कत एक बजट की है, उसमें अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आता है तो वो एक अच्छी बात रहेगी। पर बाकी मुझे लग रहा है एटलीस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट तो इनको कवर करना चाहिए, और मुझे लग रहा है 3800 तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो एक सलाह रहेगी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकले, एटलीस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट निकलता है, एटलीस्ट वो तो अपने घर लेके जाए, क्योंकि अगर आपने 6 या 8 महीने भी दिए हैं तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट तो जरूर निकलना चाहिए। तो प्रभाकर जी देखिए, ये वो कंपनी है जिसको आप आगे भी होल्ड कर सकते हैं, अगली जनरेशन को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई खराबी नहीं है इसके साथ। बस ये है कि आप समय अगर मध्यम अवधि भी रखते हैं तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट लेके निकलिए, वरना पर्पस क्या है बाजार में पैसा डालने का, अगर आप कॉस्ट लेकर निकलना चाह रहे हैं तो। लेकिन आप समय दे सकते हैं और बने भी रह सकते हैं इस कंपनी के साथ। और सवालों पर भी बातचीत कर लेते हैं हमारे साथ। अब कुछ और सवालों में एक सवाल आया है एम्फेसिस पे, राम सिंह साहब का है। 3142 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। सो फार ये 9% लॉस के अंदर है, करना क्या चाहिए अरुण सर इन्हें? समझिए, होल्ड करें, स्टॉक टेक्निकली अच्छा है, नो डाउट 2 दिन से थोड़ा गिर रहा है, पर टेक्निकली अभी भी मजबूत है। 2790 का बड़ा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अभी भी 80 रुपए दूर है स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 3-3.5% का स्टॉप लॉस है। पर मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए, और ऊपर में मुझे लग वापस 3100 की तरफ स्टॉक जा सकता है। रिजल्ट भी अच्छे थे, टेक्निकली भी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो 2790 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और स्टॉक को होल्ड करके चलें। 2790 स्टॉप रखिए और अपने पोजीशन को होल्ड करिए, ये आपको राय अरुण सर दे रहे हैं। नागराज जी का एक सवाल आया है, अरुण सर आपके प्रशंसक भी हैं। ई पैक ड्यूरेबल इन्होंने 490 रुपये के दाम पे खरीद रखा है। बहुत पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल है उसके हिसाब से आप क्या राय रखते हैं इस पर? अगेन सुमित जी, वैसे तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, टेक्निकली भी अभी स्ट्रक्चर मजबूत है, 400 के आसपास की इनकी बाइंग है। इसका जो बड़ा सपोर्ट है जो चार्ट पे है वो भी 410 के आसपास ही है। तो पहला तो काम ये कर ले कि 410 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप कॉस्ट के नीचे के लिए ज्यादा वेट करें। 410 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, टेक्निकली मजबूत है। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो वापस 500 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। 500 से 520 का इमीडिएट टारगेट है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर जरूर लगाते हैं। तो आपको जो एक स्टॉप लॉस बताया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना के चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल शशि भूषण प्रधान जी का आया है। इनके पास प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट के शेयर हैं, करीब 367 शेयर हैं और उसके बाद 450 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं इसमें? मुझे होल्ड कर सकते हैं, अभी भी स्ट्रक्चर वीकली में अच्छा है, और 280-260 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक ये स्टॉक 260 के नीचे रह जाए, अगेन स्टॉप लॉस दूर है, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है वो स्टॉप लॉस देने के अलावा। तो 260 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता, स्टॉक में मोमेंटम थोड़ा बन सकता है और वापस 325 से 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 340 के आसपास मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक जाने के चांसेस भी कम है, तो 340 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। 260 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें और उस लेवल को जरूर ट्रैक करें, उसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो ज्यादा बेटर। तो आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब दीपक शर्मा जी मौजूद हैं राजगढ़ से। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा विप्रो पे था, सर 120 शेयर थे विप्रो के, 156 के भाव में। ये खरीदारी कब की थी आपने शर्मा साहब, एडजस्टमेंट से पहले? हाँ, एडजस्टमेंट से पहले 60 शेयर थे तो डबल हो गए, वो बोनस मिला तो डबल हो गए, 120 हो गए। चलिए, बढ़िया मुनाफा भी आपको। तो अभी आप क्या सोच के बैठे हो उसमें? सर इसमें 2 साल का नजरिया है, तो क्या टारगेट मिल सकता है अपन को 2 साल में, या बुक कर ले प्रॉफिट कहीं? ओके, देखिए एक सेफ रणनीति तो ये है शर्मा साहब कि आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयरों को छोड़ दीजिए, 60 शेयर आपको एक्स्ट्रा वैसे ही मिले हुए हैं। सो ये एक रणनीति सही है, इसमें आपका गेन भी 50% जो आपको हो रहा है, 100% गेन, वो भी आप लेके निकल जाओगे। रही बात अरुण जी ज़्यादा बेहतर राय दे पाएंगे इस पर। अरुण सर करना क्या चाहिए इन्हें? 120 शेयर हैं, 156 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की थी वो बोनस से पहले, फिर बोनस से शेयर मिलकर नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और भाव आधा हो गया। सो आप क्या राय रखते हो, इन्हें करना क्या चाहिए अब? तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डीमैट में होल्ड करें और कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी कोई दिक्कत नहीं है।
इनफैक्ट सुमित जी रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए, तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की भी फिलहाल राय नहीं है, क्योंकि टेक्निकली ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा लेवल ब्रीच होगा तो बड़ी गिरावट आएगी। तो मुझे लग रहा है होल्ड करें, और जहां तक टारगेट्स की बात है, ऊपर में वापस ये स्टॉक 318 320 ये पहला टारगेट रहेगा। 320 क्योंकि रिसेंट हाई है वो निकलता है, तो अगेन बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे भी इनके कॉस्ट के काफी ऊपर है और कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो आपकी खरीदारी से वैसे ही बहुत ऊपर है, सो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम आराम से इसके अंदर बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। पुष्पेंद्र जी का एक सवाल आया है, इनके पास टाटा मोटर्स में करीब करीब 30% यानी कि लॉस चल रहा है, और अभी इनके सवाल ये है कि क्या यहाँ से निकलकर डॉक्टर रेड्डीज बाय कर सकते हैं? आप क्या राय रखते हैं? सुमित जी, एज एक डिस्क्लेमर या कह सकते हैं एज ए व्यू मैं बता दूं, टाटा मोटर्स 750 700 इसी के बीच में एक्यूमुलेट करने की राय दे रहे हैं, और अभी भी 710 के आसपास है। 750 से कर गिरा है और 710 के आसपास ट्रेड करा। इनफैक्ट कल तो 680 तक भी गया था। तो ये लेवल्स बाई करने के रहेंगे, एग्जिट करने के लेवल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट खराब आया, नो डाउट वो एक दिक्कत जरूर है, पर लेवल्स के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से बड़े सपोर्ट के आसपास है। तो डॉक्टर रेड्डी में स्विच करने की सलाह तो नहीं है। अगेन फार्मा आईटी थोड़े दिक्कत में रह सकते हैं, जिस हिसाब से ट्रम्प साहब के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स अगर या होल्ड करें तो भी काफी अच्छा है, और ऐड भी करना चाहते हैं तो भी अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है टाटा मोटर्स के संदर्भ में। वैसे भी ये शेयर अब 1.5 साल के ऑलमोस्ट 1.25 1.5 साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब राजकुमार जी मौजूद हैं, चंपारण बिहार, पश्चिम चंपारण बिहार से। राजकुमार जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास सियाराम सिल्क्स मिल्स के 15 शेयर है, ओके। 856 के रेट पर। ओके। मुझे क्या करना चाहिए सर, क्योंकि रेट से बहुत ज्यादा, लगभग 50-60 रुपए नीचे के आसपास है, 80 के आसपास है। और एक और चीज मुझे पूछना था कि पारस डिफेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? दूसरा नाम आपने कौन सा बोला? पारस डिफेंस सर। ओके ओके। जी सर। ये राजकुमार जी, ये सियाराम सिल्क आपने खुद अपने निवेश को चुना था या किसी के कहने पे लिया था? सर एक फ्रेंड था, उसने कहा था कि अच्छा है थोड़ा सा, तो उसी के कहने पर मैं लिया था। आपने अब उस फ्रेंड से पूछा नहीं कि करना क्या चाहिए इसमें? नहीं सर। चलिए, दोस्ती है ना आपकी, उससे अभी भी बनी हुई है ना? हाँ सर, बनी हुई है। बढ़िया बढ़िया, बरकरार रहे हमेशा। लेकिन नहीं, कंपनी ऐसी कोई खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। भाव नीचे आ गया वो अलग की बात है। अरुण सर, करना क्या चाहिए? पहले तो सियाराम सिल्क में इनकी खरीदारी 854 रुपए के दाम पर है, 774 आ गया, करीब करीब 70-80 रुपए पर शेयर है, घाटा है। दो कंपनी अच्छी है, ये वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक लेवल पर है। दूसरा नाम ये इन्होंने पूछा कि पारस डिफेंस में नया निवेश करना चाह रहे हैं, क्या इन्हें नया निवेश करना चाहिए? तो मुझे एक तो आपने सही पूछा कि आपने फ्रेंड से वापस सलाह ली या नहीं ली। सेकेंडली सियाराम सिल्क, सुमित जी वैसे इनके पास कम शेयर्स है, वो काफी अच्छी बात है। 15 शेयर है और अच्छे बड़े सपोर्ट के आसपास है। अगर ये और कैपिटल लगा सकते हैं या फिर आने वाले दिन में अगर और थोड़ा निवेश कर सकते हैं तो 720 740 के आसपास आता है, क्योंकि इसका वीकली सपोर्ट उसी के आसपास है। और टेक्निकली सुमित जी इतने गिरने के बाद भी अभी भी ये टेक्निकली काफी बुलिश है, तो रिवर्सल के चांसेस है। और वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर अभी मोमेंटम में भी नजर आ रहा है, तो 720 740 के बीच में अगर मिलता है, अगर थोड़े भी शेयर्स ऐड करते हैं, जैसे कि 15 है, अगर और 10 शेयर भी ऐड करते हैं तो अच्छी एवरेजिंग प्राइस इनकी बन सकती है। तो डिप में एवरेज करें 720 740 के आसपास। और जहां तक पारस डिफेंस की बात है, सुमित जी कंपनी तो काफी अच्छी है, टेक्निकली भी मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि आज या अगर 3 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 रुपए चल चुका है। अगर वापस अगर नीचे में 1050 1040 के आसपास मिलता है तो पारस डिफेंस को भी बाय करके चल सकते हैं। तो पारस डिफेंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आपको एक राय दी गई है। दूसरा, अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो सियाराम सिल्क में भी आप निवेश कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन अगेन थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलिएगा अगर आप मीडियम टर्म के प्लेयर हैं तो। अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। एक सुजीत कुमार साहब का सवाल आया है, इनके पास टीटागढ़ के शेयर हैं 1380 रुपये के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें? अरविंद, सुमित जी मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी एक्सपेक्टेशन थी ये स्टॉक से चलेगा, और अपने मेजर सपोर्ट 950 से 1000 के आसपास आ चुका है। जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था ऑलमोस्ट अप्रैल 2024 से, जब ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास था, 950 के आसपास, अब वहीं पे आसपास आया। तो अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि मेजर सपोर्ट के आसपास है। एटलीस्ट 1150 या 1180 तक एक बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है।
स्टॉप लॉस 950 के नीचे लगा है, क्योंकि अप्रैल के लोज या वीकली लोज उसी के आसपास है। ऊपर में 1150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर 950 के आसपास लगाते हैं। तो 1150 के आसपास के टारगेट, आप एक स्टॉप लॉस जो आपको बताया गया है उसको आप फॉलो करिए और बने रहिए। लेकिन यहाँ अगेन एक ही बात है, कल बजट है और बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट आती है रेलवे से रिलेटेड तो इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अंकित हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर से बातचीत करने के लिए। अंकित जी नमस्कार। अंकित जी सुन पा रहे हैं आप? अंकित जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 200 शेयर होल्ड करते हैं और 271 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। अरुण, आप ट्रैक कर रहे हो तो करना क्या चाहिए? एससीआई में लास्ट ईयर के आउट परफॉर्मर थे, अब क्या किया जाए इसमें? तो मुझे इसका मेजर सपोर्ट 220 के आसपास था। 220 के ऊपर ये स्टॉक उससे नीचे नहीं आता था। अब ये स्टॉक 195 के आसपास है, तो 220 का एक बड़ा सपोर्ट इसने तोड़ा है और 220 के ऊपर वापस जब तक नहीं जाता स्टॉक में थोड़ा डाउन ट्रेंड का नजरिया रहेगा। अगेन वही सेम बात रहेगी, कल बजट है और कुछ ना कुछ हर सेक्टर के लिए निकल के आता है, तो कल का मूवमेंट एक बार जरूर ट्रैक करें। पर 220 के ऊपर इसका बुलिश मोमेंटम रहेगा और नीचे में सपोर्ट 179 और 180 के आसपास है। तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर ट्रेडिंग पोजीशंस है, और 220 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बुलिश मोमेंटम ज्यादा बन सकता है। ओके, तो आप अगेन एक सबसे बड़ा ट्रिगर वही है कि बजट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो उसको आप कैसे देखेंगे। राजेंद्र जी हमारे एक और दर्शक हैं, इनके पास आईक्यू लाइटिंग के शेयर हैं, 40% लॉस हो रहा है, क्या इस समय पर एवरेज करना चाहिए इन्हें? इनका यही सवाल है, अभी क्या करें? अगेन समझिए मुझे इसका स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं लिमिटेड है, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड है पर कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। इससे उम्मीद काफी थी सभी की, क्योंकि एक अच्छे सेगमेंट में ये काम करता है और रिजल्ट के बाद या कह सकते हैं कुछ पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कंप्लीटली नीचे स्टॉक आ रहा है। तो अभी तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है और जब तक ये 250 के नीचे है, इसमें डाउन ट्रेंड अभी भी है, तो इसको एवरेज फिलहाल ना करें। फिलहाल चूंकि ओवरसोल्ड है, अभी एग्जिट की भी सलाह नहीं है। 250 के ऊपर एक स्टॉक निकलेगा, आप एक बार रिव्यू करेंगे, तो फिलहाल एवरेज या एग्जिट दोनों की भी सलाह नहीं है। जितने स्टॉक्स है उसको होल्ड करके चल सकते। तो ना आप एवरेज करें ना आप एग्जिट करें, यह आपको एक राय दी गई है। एक कंसर्न जो इस कंपनी के साथ रहा है, एक तो इसके खराब नंबर लास्ट क्वार्टर के, दूसरा नेगेटिव कैश फ्लो, ये दो चीज़ें थोड़ा सा कंपनी के स्टॉक के साथ रिएक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से गिरावट है। पॉजिटिव पार्ट है कि प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सा बढ़ाया भी है इसमें 2 क्वार्टर पहले। सो आप आराम से अभी तो बने रहिए, यही अरुण सर राय दे रहे हैं कि ना आप गिरावट देखिए ना आप निकलिए, अभी आप बने रहिए, चीज़ें स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। कि आपके रेगुलर व्यूअर हैं हर्षित चौहान साहब, और वो आपके प्रशंसक भी हैं। उनका सवाल है कि आईरेडा, आईओसी, इन दोनों को किस लेवल पर ऐड करना चाहिए? आप क्या राय रखते हो अरुण सर? तो मुझे अगेन हर्षित जी के लिए ये राय रहेगी, इरेडा को ऐड ना करें फिलहाल के लिए, क्योंकि फिलहाल काफी न्यूज फ्लो में है और बजट से स्टॉक को भी काफी उम्मीद होती है। तो बजट के बाद वापस जब कभी भी हम मिलेंगे तो एक बार रिव्यू जरूर करेंगे हर्षित जी के साथ। इरेडा को फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं है। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा पूछा है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो मुझे आईओसी जरूर ऐड कर सकते हैं। आईओसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, हर डिप पे इसको ऐड कर जरूर करना चाहिए। फर्स्टली एक तो ये गवर्नमेंट पीएसयू है और काफी करेक्टेड है, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, टेक्निकली भी आप कह सकते हैं मजबूत है अभी भी। तो आईओसी डेफिनेटली ये एवरेज भी कर सकते हैं करंट लेवल पे। इरेडा को रिजल्ट के बाद एक बार वापस जरूर रिव्यू करें, तो बजट के बाद वापस जरूर रिव्यू। ओके, तो बजट के बाद आप इरेडा को रिव्यू करिएगा। आईओसी के केस में अच्छी डिविडेंड यील्ड भी हो चुकी है, अब करीब 9-9.5% की डिविडेंड यील्ड भी आ चुकी है। सो ये भी आपको एक अच्छा ट्रिगर दिख रहा है, जिसके आधार पे भी आप अदरवाइज देख सकते हो। वेरॉक इंजीनियरिंग जैद अली साहब के पास है, इनके पास 578 के भाव पर खरीदारी है, क्या इसमें बने रहें या इसमें निकल जाएं? छोटी अवधि का इनका नजरिया है। देखिए अगेन सुनील जी, मेजर सपोर्ट के आसपास है, 540 के आसपास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी 575 के आसपास है। इन्होंने बाई मेरे ख्याल से 575 580 के आसपास ही किया है। तो एक तो स्टॉप लॉस लगा ले 550 के नीचे, आज का लो भी अगर देखें तो 550 का ही है, क्योंकि कल इवेंट है, इसलिए फिलहाल के लिए 550 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 575 और 580 के रहेंगे जहां पे इन्होंने बाई किया है। अगर वो लेवल्स निकलते हैं तो 595 तक स्टॉक जा सकता है। टेक्निकली साइडवेज है, कोई बड़ा ट्रिगर अभी स्टॉक टेक्निकली नजर नहीं आ रहा है, पर 550 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो 550 का जो लेवल है उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और जो भी फैसला लीजिएगा उसके हिसाब से ही यहाँ पर रणनीति बनाकर रखिएगा।
एसबीआई को खरीदने की इच्छा रख रहे हैं रोहन राज साहब, क्या खरीदना सही रहेगा इस दाम पर? मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वीकली सपोर्ट 750 से 740 के आसपास है, थोड़ा बढ़ चुका है नो डाउट मार्केट के साथ, पर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डेफिनेटली ले सकते हैं। F&O ऑप्शंस फ्यूचर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छे लेवल है, अगर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो बाय करके चल सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग है, F&O है, ऑप्शंस हैं, तो आप ज़रा देख संभल के ही काम करिएगा इसके अंदर। सबिहा सैयद जी हमारी रेगुलर दर्शक हैं, इनका एक सवाल है, दो सवाल हैं, एक तो BEL और दूसरा IRB पे हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे अरुण सर, तो ये दोनों में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, करना चाहिए क्या? सुमित जी अगेन काफी दिनों से आप अपने ही इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि नीचे में इसको बाई करना है। BEL की जहां तक बात है 250 260 के आसपास था, और दो ही स्टॉक आप कह सकते हैं BEL और HAL दोनों पे बाई करने की सलाह है, पर अभी ये स्टॉक चल चुका है सुमित जी, और ऑलमोस्ट 295 के आसपास अब आ चुका है। तो फिलहाल अगर खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, एक दिन का और वेट कर लें, कल बजट तो आ ही जाएगा, कल माइनर डिप मिलता है किसी भी वजह से, पैनिक सिचुएशन में या करेक्शन के सिचुएशन में, तो अगर वापस आपको 270 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाई करें। वैसे जिनके पास है मुझे लग रहा है 315 320 वहां तक के इसके टारगेट बन सकते हैं। 315 320 तक के टारगेट्स BEL में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। IRB पे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन नंबर्स पे आप जरूर नजर रखिएगा। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जालंधर से। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार स्वाति जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास हुडको के 70 शेयर हैं ओके @ 254। ओके, और ये खरीदारी कब की थी स्वाति जी आपने? सर ये इसमें ब्रेकआउट आया था ना, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल हो गया था, तभी की थी। नहीं तो ब्रेकआउट फेल हुआ तो आपने खरीदारी की, या ब्रेकआउट पास हुआ तो खरीदारी की? नहीं, ब्रेकआउट पे था तब पहले ही कर ली थी, फिर इसका Okay. ब्रेकआउट फेल हो गया था। तो फिर आपने स्टॉप हाँ लॉस जी, लगाया फिर होगा? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर मैंने काटा भी नहीं, मैंने फिर इसको रख लिया। लेकिन बजट के बाद बोल रहे हैं कि PSU शेयर से निकल जाओ, तो फिर क्या करें? तो स्वाति जी आप टेक्निकली, क्योंकि आपने खुद ये बात आइडिया लगा लिया कि ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट फेल हो गया, तो नहीं आप सर, टेक्निकली ये आपके मनी 9 प्लेटफॉर्म पे किसी ने रिकमेंड किया था, तब लिया था मैंने। तो उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी बताया होगा आपको? नहीं, स्टॉप लॉस तो बताया था, एक्चुअली लेकिन- क्या मैं लगा नहीं पाई। ओके ओके ओके। स्वाति जी ये ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम होता है कि वहां पर आपको टारगेट मिले ना मिले, स्टॉप लॉस पहले लगा लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका कैपिटल बचाएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन बाजार का सबसे पहला नियम है, तो उसको तो जरा ध्यान ही रखिएगा। बहरहाल अब करना क्या है अरुण सर, आप बताइए। 254 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 70 शेयर हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और इन्होंने खुद भी ये आइडेंटिफाई किया था कि शायद थोड़ा टेक्निकली ब्रेकआउट आया था जो बाद में फेल हो गया। अब वो फेल ब्रेकआउट कब पास होगा ये बताइए आप। सुमित जी एक तो ये काफी जेन्युइन अपना ट्रेड बता रहे हैं कि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और स्टॉप लॉस जरूर सुझाया गया था, वो एक चीज काफी अच्छी है। सेकेंडली अपने सपोर्ट के आसपास से बाउंस कर रहा है, 210 के आसपास का मेजर सपोर्ट है, अभी 224 के आसपास चल रहा है, तो एक एग्जिट का मौका जरूर मिलेगा। अगर मार्केट में 1-2 दिन और रिकवरी आती है तो हो सकता है 240 तक स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो 240 245 आता है तो वहां पे एक एग्जिट का मौका जरूर मिलेगा, पर स्टॉप लॉस 210 का लगाए। जब स्टॉप लॉस नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मार्केट में मार्केट ऑलरेडी हो चुकी है, अब 210 का स्टॉप लॉस पक्का सिस्टम में जरूर लगा के। तो आप स्वाति जी, आपको एक नया स्टॉप लॉस बताया गया है, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही यहाँ पर आप फैसला लीजिएगा। अनीता गर्ग जी का एक सवाल है, इनफैक्ट 2 शेयरों पर सवाल है। एक है KPI ग्रीन, 600 रुपये के दाम पे खरीदारी, और दूसरा है सुजलॉन 75 रुपये के दाम पर, और रिन्यूएबल शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली आई है पिछले दिनों। अब क्या करना चाहिए इनको? अगेन सुमित, सुजलॉन के रिजल्ट जब से आए हैं 3 दिन से लगातार अपर सर्किट चल रहा है, तो ये रुझान थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ दिखाता है। वैसे अगेन ये स्टॉक यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाय सेल होल्ड किसी भी तरह से, पर क्योंकि टेक्निकली थोड़ा मजबूत हुआ है, 3 दिन से चल भी रहा है, टारगेट 62 64 तक के बनते हैं, तो वहां तक टारगेट आएगा, तो एक बार इसको जरूर रिव्यू करेंगे। KPI ग्रीन अगेन ये स्टॉक में गिरावट काफी आई है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी या सोलार वगैरह के स्टॉक गिरेंगे। इसमें भी 3 दिन से अपर सर्किट है, और इसमें 420 430 तक के एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो 430 के आसपास आएगा तो इसको भी रिव्यू करेंगे। पर फिलहाल मुझे लग रहा है एक बाउंस ड्यू है, उस बाउंस के लिए फिलहाल होल्ड करके चले।
62-63 तक सुजलॉन बाउंस कर सकता है और 430 तक हो सकता है केपीआई ग्रीन में ही बाउंस देखने को मिले। 430 और 63 इन दो लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। रिन्यूएबल में कमबैक तो आया है, कितना सस्टेनेबल है वो आगे चल के नंबर्स आपको बताएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भिवाड़ी हरियाणा से मनोज कुमार जी मौजूद हैं। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा जियो फाइनेंस पे है, 400 शेयर है 225 के भाव से। सर क्या करें, 1 साल का अवधि है। 1 साल की अवधि है, ओके। अरुण सर, जियो फाइनेंशियल 400 शेयर हैं, 255 रुपए के दाम पे खरीदारी है और 1 साल का इनका नजरिया है। ये भी हाल फिलहाल के फॉल में काफी नीचे आया है, करना क्या चाहिए इन्हें? अगर सिमरन जी इन्होंने फॉल में ही खरीदा है तो वो एक बेटर है। काफी ऊपर की पोजीशन भी काफी लोगों की है। इनफैक्ट स्टॉक वैसे अच्छा भी था पर मार्केट फॉल के साथ सभी स्टॉक गिरे और इसमें तो ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। तो 244 के आसपास चल रहा है, 255 की इनकी बाइंग है। मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है 260 265 तक एक बाउंस जरूर ड्यू है, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 से स्टॉक कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। तो 265 270 तक के तो इमीडिएट टारगेट जरूर रहेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 234 के नीचे। 234 रिसेंट क्लोज है, उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा ले और 260 तक के लिए या 265 तक के लिए एक बाउंस के लिए प्ले करके चल सकते हैं। 260 265 तक का एक बाउंस आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप ऑलरेडी यहां पर बने भी रह सकते हैं। एक सवाल आया है रीना आहूजा जी का। इनके पास इंडियन ओवरसीज बैंक के 65 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। अब ये मोमेंटम देख रही है स्टॉक के अंदर, तो क्या ये बने रहें या निकल जाएं? मुझे अगेन बने रह सकते हैं। सपोर्ट काफी नजदीक है। अभी जो सीएमपी चल रहा है 48 के आसपास सपोर्ट है। 48 से ही ये स्टॉक बार बार घूमता है और इसी के आसपास के सपोर्ट बने हुए हैं। तो 48 के स्टॉप लॉस लगा लें। अभी भी 5% दूर है, 5 से 6%, पर 48 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पहला टारगेट 57 के आसपास रहेगा, 57 के आसपास आएगा तो अगेन वापस रिव्यू कर सकते हैं। पर फिलहाल स्टॉप लॉस 48 के आसपास जरूर लगा। तो 48 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बने रहें और एक बारी मोमेंटम में भाव मिल जाए तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। कल्याण ज्वेलर प्रीति सिसोदिया जी पूछ रही हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्या? आज 10% का एक बढ़िया पुल बैक मिला है नंबर्स के बाद। सो अरुण सर, क्या राय में बदलाव आया है क्या आपके? मुझे कोई बदलाव नहीं है अभी भी राय में, क्योंकि यूजुअली जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरह के इश्यूज आते हैं, कितने सच है वो पता नहीं, पर मार्केट में या फिर जो भी न्यूज फ्लो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है, इस वजह से स्टॉक में काफी सेलिंग है और मुझे लग रहा है 540 550 तक बाउंस होने के बाद वापस सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। वैसे कोई बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं है, पर मुझे लग रहा है बाउंस 540 550 तक आ सकता है और नई खरीदारी तो फिलहाल कोई करने की सलाह स्टॉक में नहीं है। तो अभी नई खरीदारी ना करें। जो भी प्ले मिल रहा है ये बाउंस के लिए मिल रहा है। सो एक बार कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पे नज़र रखिए और जिस तरह की इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, उन इवेंट्स के ऊपर भी आप खासा ध्यान दे सकते हैं। इरकॉन और जुपिटर वैगन विक्रम सिंह साहब के पास है और ये इनके टारगेट्स पूछ रहे हैं। और आपने गौर किया होगा अरुण सर, आज ज़्यादातर सारे सवाल रेलवेज और डिफेंस पे आ रहा है। सो सबको उम्मीदें हैं कि यहाँ बजट में कुछ घोषणाएं होंगी। आप कैसे देख रहे हो? तो मुझे आपने सही कहा, सभी को उम्मीदें हैं और उम्मीद अगर थोड़ी बहुत भी खराब होती है तो स्टॉक में गिरावट भी वैसी देखने को मिल सकती है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है, ये हर साल देखने को मिलता है, तो उम्मीदें बनती है। फिर अगेन लास्ट ईयर जो बजट रेलवे का नाम भी नहीं लिया गया था कोई बड़ा बजट में, तो पिटाई भी वैसी अगेन वापस स्टॉक्स में देखने को मिली और वापस मोमेंटम बन रहा है। इरकॉन की जहां तक बात है 240 से 235 से 240 वहां तक के टारगेट रहेंगे। टेक्निकल लेवल्स उसी के आसपास के टारगेट्स हैं, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। और जेडब्ल्यूएल के जहां तक टारगेट्स की बात है, वैसे रिजल्ट्स के बाद थोड़ा स्टॉक नीचे आया है और वापस अब थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, तो 425 430 के आसपास के रेजिस्टेंसेस है, तो उसी के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है। इनफैक्ट एक दर्शन भी हमारे साथ मौजूद है, अश्विनी है रांची से बातचीत करने के लिए। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अश्विनी जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास इरकॉन के 100 शेयर हैं 220 के भाव पर। मैं बजट के हिसाब से ही लिया था इसको। अरुण सर, बजट के हिसाब से लिया था और बजट से एक दिन पहले हम खड़े हैं। इरकॉन में इनकी खरीदारी है। अभी हम इरकॉन पे बात कर भी रहे थे। 220 पे खरीदारी की है, 217 पे शेयर ऑलरेडी खड़ा है, 217-18 पे। क्या निकल जाए, क्या करें? तो जी इनके बाई प्राइस के आसपास है, तो यूजुअली ट्रेडिंग बेट है और कल तक के लिए मेरे ख्याल से बेट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लगा ले 213 के आसपास, जो इंट्राडे पाइवट लेवल के आसपास की बात कर रहा हूं, क्योंकि इनका व्यू एक दिन का है, तो स्टॉप लॉस उसी के आसपास
213 का लगा लें। जैसा कि मैंने कहा 228 230 ये एक पहला टारगेट है। तो अगर कल बजट के पहले भी मोमेंटम बनता है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ से स्टॉक चल सकता है, तो 230 के आसपास भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। और अगर ये रिस्क ले सकते हैं बजट स्पीच तक, तो 213 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। तो अगर आप स्पीच तक वेट कर सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है। देखिए सर, कोई भी चीज़ अगर बजट से पहले आप प्री पोजीशन कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह की उम्मीदें ज़्यादातर सभी लोग लगाते हैं। सो ऐसा ना हो उम्मीदें पूरी होने की बजाय उलट जाएं। सो ज़रा इस पार्ट को भी ध्यान रख के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ काम करिएगा। आप एक ऐसे इवेंट की तरफ जा रहे हैं जो ब्लाइंड इवेंट है, जहाँ में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे इवेंट में, और वो भी सैटरडे को, सो बहुत ही ध्यान संभल के काम करिएगा। बाजार में इस तरह की वोलेटिलिटी आपको दिखेगी, हर बजट पे आती है। सो वोलेटिलिटी कल भी रहेगी, सैटरडे को भी और मंडे को भी रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत हद तक चीज़ों को आज ही बाजार डिस्काउंट करके बैठा होगा इकोनॉमिक सर्वे देखने के बाद। HCL पे एक सवाल गौरव जैन साहब का है। इनके पास HCL और GRSE दोनों हैं। इनफैक्ट HCL है 4408 रुपये पे और गार्डन रीच है 1876 रुपये पे। आप क्या राय रखते हैं? सुबह जी, ये भी प्योर बजट प्ले है। वैसे टेक्निकली GRSE ज्यादा बेटर है, पर HCL मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा तो 44,050 से 4100 तक जा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, रिजल्ट के बाद गिरा फिर अगेन मोमेंटम बजट के आगे बन रहा है, तो 4050 या 4100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। GRSE का स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत है, अगर आप HCL से कंपेयर करते हैं तो 1700 से 1720 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड करें बजट तक या कल तक। अगेन स्पीच पे जरूर ध्यान रखें। अगेन मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल का दिन जो रहेगा कैंडल्स बड़े बनेंगे, चाहे वो बजट के डिफेंस के कैंडल्स रहे या फिर रेलवे के कैंडल्स रहे। तो हो सकता है मोमेंटम दोनों साइड ज्यादा बन सकता है। तो अगर आपने ट्रेडिंग बेट लिया है तो स्क्रीन के सामने जरूर रहे और लेवल्स का जरूर फॉलो करो। अरुण सर, कैंडल्स बड़े बड़े बनते हैं, कैंडल में आग भी लगती है क्या ऊपर नीचे कभी? देखिए सुमित जी, कैंडल्स में तो आग नहीं लगती, पर ये हार्ड ट्रूथ है कि पोर्टफोलियो में जरूर आग लग जाती है अगर मार्केट गिरता है। तो वो एक हार्ड ट्रूथ के साथ आपको हमें दोनों को भी जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो हर पोर्टफोलियो नीचे आएगा, कोई वो रोक नहीं सकता है। इसलिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। और सुमित जी, शुरू से ही मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेडिंग पोजिशन हल्का कर लें, चाहे आज कर लेंगे तो वेल एंड बेटर है। अगर कल सुबह तक भी वेट करते हैं तो 11 बजे तक का अपने पोजिशन को हल्का कर लें। कोई बात नहीं, अगर मार्केट चल जाएगा तो वैसे भी आपके पोर्टफोलियोज बढ़ेंगे। अब अगर मार्केट गिरता है तो दोनों साइड डेंट लग सकता है। तो मुझे लग रहा है कल 11 बजे तक या आज तक थोड़े पोजीशंस हल्का कर लें, एक्सपेक्टिंग कि बजट न्यूट्रल भी रहेगा तो भी पोजीशंस हल्का कर लें। और F&O की पोजीशंस है तो उनका खास करके ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे पोजीशंस अगर अटकती है तो काफी बड़ा लॉस हो सकता है। ये पूछने की वजह यही थी कि कैंडल्स तो बड़े बनेंगे ही, लेकिन आग पोर्टफोलियोज में लग सकती है। ये बाजार कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है जहाँ पर हाथ नहीं जलते। सो उससे बचाने के लिए अरुण सर और मैं दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हाथ ना जलाएं, कैपिटल बचाएं। बार बार यही बात बोली जा रही है कि बजट है, बड़ा इवेंट है, वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा। स्वाति मोरे जी का एक सवाल आया है। इनके पास SJVN के 112 रुपये के दाम पे खरीदे हुए शेयर है और MMTC के 98 रुपये के दाम पे खरीदे हुए शेयर हैं। इन दोनों में करना क्या होगा? अगेन समझिए, स्टॉप लॉस लगाए। कल भी इससे पहले भी हमारी बात हुई थी यार, मुझे लग रहा है 92 91 के आसपास एक स्टॉक था, अभी 97 के आसपास है। तो 91 या 92 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, इसलिए टारगेट्स पे तो ज्यादा तवज्जो नहीं है, पर 92 के एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। MMTC की जहां तक बात है, इसका भी स्ट्रक्चर ओवरऑल साइडवेज टू नेगेटिव है और नीचे में 65 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। तो 65 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बाउंस आता है किसी भी वजह से 74 75 के आसपास, तो वहां पे अपनी पोजीशन से एक बार का हल्का कर ले और स्टॉक से निकल जाए। तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही काम करिएगा। ट्रेडर साहब के हैंडल से एक सवाल आया है। इनके पास ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर हैं, करीब 1060 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये पिछले दिनों काफ़ी चला, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में TRL या ट्रांसफार्मर रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा मूव आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं स्टॉक पर? सुमित जी, सॉरी मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, TRIL। इसका चार्ट एक सेकंड में लगा लेता हूँ। इसका इनफैक्ट कोड भी चेंज हुआ है, पहले टैरिल के नाम से अब आता है। ये 532928 का BSC कोड है। मुझे इसका मेरा चार्ट BSC का अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसमें
अगर आप थोड़ा रुक के बताएंगे, वापस रिपीट करेंगे तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। इसका मैं चार्ट खोज के रखता हूँ। चलिए, कबीर साहब इन द मीनवाइल पूछ रहे हैं कि ये मारुति और आईटीसी शेयर दोनों के स्टॉक्स में अपना निवेश करना चाहते हैं या कर रखा है, इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन इसके बारे में पूछ रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हैं, आपकी राय? जी डेफिनेटली कर सकते हैं। दोनों ही टेक्निकली अगर देखते हैं तो मारुति ज्यादा बेटर है, ये स्टॉक गिरा नहीं है ये फॉल में। आईटीसी में डेफिनेटली डीमर्जर हुआ है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा है। हो सकता है आईटीसी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आए, पर मुझे लग रहा है मारुति या ऑटो सेक्टर ओवरऑल काफी अच्छा करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन एक है जो कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर वो होता है तो ऑटो एफएमसीजी ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। तो दोनों में प्रिफरेबल अगर बाई करना है तो मुझे लग रहा है मारुति ज्यादा अच्छा है टेक्निकली। आईटीसी को थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो ही बाय करके चलिए। ओके, तो आईटीसी में थोड़ा लंबा व्यू रखिएगा तभी आप बाय करिएगा। वैसे भी जरा सिगरेट के ऊपर सिन टैक्स जैसी चीज़ें आती हैं आमतौर पर बजट में, तो ये बहुत क्रूशली होता है वॉच करने के लिए। तो आपको शायद ये कल मौका दे दे, इफ इन केस आप कुछ करना भी चाह रहे हैं तो। एक और सवाल आया है, वो अरुण सर आपसे पूछ रहे हैं कि आजकल आप यूनाइटेड स्पिरिट्स ले रहे हो क्या? मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक ले रहे हो क्या? सुमित जी, एक तो यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक जरूर ले रहे हैं पर उसके प्रोडक्ट्स कभी नहीं नहीं, है, वो तो मैं जानता हूँ आप नहीं ले रहे हैं, वो डिस्क्लेमर अलग है। मैं सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर खरीद रहे हैं तो कहाँ पे खरीद रहे हैं, क्या लेवल? तो मुझे वैसे अभी खरीदने की कोई सलाह तो नहीं है, पर स्टॉक पहले काफी बार सजेस्ट किया, स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया है। पर इसको खरीदना है तो 1350 1300 के आसपास खरीदे, क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड है। और वैसे भी अगर ओवरऑल लिकर स्टॉक देखें तो अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन ट्रेंड है, इसलिए मुझे लग रहा है मौका मिल सकता है 1350 के आसपास। तो 1350 के आसपास आता है तो स्टॉक को खरीदे, प्रोडक्ट को खरीदने की कोई राय नहीं।